ये सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्लास 12th की सेकंड बुक कर रहे हैं। ये सेकंड बुक का नाम क्या है कमल? कोई बात नहीं, अभी देखना। रुचिका? वेरी गुड। द नेम ऑफ सेकंड बुक इज सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। प्रिया एक बार नाम रिपीट कर दें। इन इंडिया ना? गुड। तो दैट इज़ अबाउट सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। इसके तहत हम पहला चैप्टर स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं और उसका पहला लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे आप समझा सकती हैं रुचिका कि स्ट्रक्चरल चेंज का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्या है? सोसाइटी में जब ब्रिटिशर्स का एडवेंट हुआ था इंडिया में, तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान क्या-क्या चेंजेस आए जिससे सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जैसे हमने ठीक है, डन। देखिए हमने इसके दौरान इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी में जो ढांचागत परिवर्तन हुए, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, उनको समझा मेघा। तो दो सवाल थे हमारे सामने। पहला सवाल ये था कि हम इस चैप्टर को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दें। उसका जवाब ये था कि आज जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी का, इंडियन पॉलिटी का, इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन कल्चर का एक अपना स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर समझने के लिए ज़रूरी है इस स्ट्रक्चर का आरंभ। मैक्सिमम ये जिस फॉर्म में आज एग्जिस्ट कर रहा है वो फॉर्म किन पीरियड के दौरान कंट्रीब्यूट हुई, किन फैक्टर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट हुई, उन फैक्टर्स को समझना। फिर यहाँ से नीड क्रिएट हुई कि हम हिस्ट्री में जाएं, और हिस्ट्री में बात आती है कि फिर उसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मेडिवल भी है। यकीनन उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो लार्ज कंट्रीब्यूशन है वो मॉडर्न पीरियड में ख़ास तौर पर कॉलोनियल फेज़ का है। उस दौरान बहुत ही बड़े स्तर के स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फेयर में, इनफैक्ट कल्चरल स्फेयर में भी। जिन चेंजेस को अगर हम समझ लें तो हम आज के मौजूदा स्ट्रक्चर्स को बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सवाल ये आता है कि भाई ये जो कैपिटलिस्ट या कॉलोनियलिस्ट भारत में आए, इनके पहले आने वाले लोगों से कोई परिवर्तन नहीं आया भारत में? यकीनन आया, चेंजेस कुछ कुछ स्तर पर आए, लेकिन बड़ी चीज़ ये थी कि वो जब भारत आते थे तो उनका पर्पज़ बाय एंड लार्ज यही रहता था कि वो किस तरह से यहाँ की वेल्थ से बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि सरप्लस वेल्थ है। यानी कि यहाँ पर जो भी आप सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको आप ट्रिब्यूट देते रहिए, इससे आगे वो नहीं बढ़ा करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन किया हर सेक्टर में। उन्होंने सोसाइटी से लेके पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर तक हर क्षेत्र में इंटरवीन किया, और इंटरवेंशन का रीज़न था इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन सोसाइटी को, इंडियन पॉलिटी को इस तरह से डेवलप करना कि वो ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व कर सके। यानी कि इंडिया को कैसे बेहतरीन कॉलोनी बनाया जा सके, हर एक कदम उस दिशा में उठाने के प्रयास अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए। उन कदमों की बात हमने कुछ की थी पिछले लेक्चर में, उन्हीं पर हम डिटेलिंग में जाएंगे इस लेक्चर में। हमने ये समझा था कि कॉलोनियलिज्म की नीड कैपिटलिज्म से आरंभ होती है। हमने यहाँ पर कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड किया था, और फिर हमने ऑर्गेनिकली ये समझा था कि जब बात कैपिटलिज्म की आ ही जाती है तो बात प्रॉफिट की आती है। प्रॉफिट जो कि प्रोडक्शन से यील्ड होगा, और जब प्रोडक्शन की बात आई तो बात प्रोडक्शन के फैक्टर्स की आएगी, और जब प्रोडक्शंस के फैक्टर की बात आ जाती है तो ये नीड ही हो जाती है एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की कि वो कॉलोनलिस्ट हो, वो एक्सप्लॉइट करे किन्हीं दूसरे लैंड के रिसोर्सेज को, उनके लोगों को और उनकी इकोनॉमी, उनकी मार्केट को। ये नीड हो जाती है उनकी पॉलिटिक्स को, और ऐसा ही कॉलोनियलिस्टों ने किया। फिर चाहे वो अमेरिका गए, चाहे अफ्रीका गए, और चाहे एशिया, और एशिया में पर्टिकुलरली भारत, तो उन्होंने एक्सप्लॉइट करने का काम किया। वह एक्सप्लॉइटेशन किस किस मैनर में हुई, हमने इस पर भी चर्चा की, और इसी पर हम एलैबोरेट और बड़े स्तर पर करेंगे। हमने ये समझा था कि भारत में आने के बाद कई तरह के परिवर्तन दिए गए हैं कॉलोनियलिस्टों के द्वारा, लेकिन एक जो बड़ा परिवर्तन है वो
उद्योग धंधों में आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और दूसरा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की तरफ आया। इन दो परिवर्तनों के तहत ही कॉलोनियलिस्ट इंटरेस्ट सर्व किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसी को हमने समझा था कि तरीके क्या अपनाए गए, आज उसी में हम और डिटेलिंग करते हैं। हमें नीड समझ आ रही है, हमें सारी नीड समझ आई कि हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पर हम कंक्लूड करना चाहते हैं। तो वो नीड ही हमें मेनली समझना ज़रूरी था। हमने यहाँ पर ये समझा था कि अगर बेसिकली देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कंसेप्ट में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ये साथ साथ ही चलते हैं, ऐसा हमने माना था। और अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये वेस्ट के केस में करेक्ट भी हुआ है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा हुआ, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलती है। बड़े स्तर पर लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की ओर माइग्रेशन हुई, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन आपको बड़े स्तर पर दिखी। और इसका एक प्रमाण मिलता है साइज़ में लंदन का बहुत बड़ा होते चले जाना। अगर मैं आंकड़े के आधार पर बात करूं तो मैं आपको एक आंकड़ा पढ़ करके बताता हूं। लंदन उस समय में एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल, एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल, एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल सिटी के रूप में विकसित हुआ। इट वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सिटी। ट्रेड एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ पर थे, इंडस्ट्रियल बेल्ट वहाँ पर इस्टेब्लिश हुए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। डाटा अगर हम देखें, मैंने अगर यहाँ पर अलग से सेव किया है तो डाटा उस लेवल पर मैंने यहाँ सेव नहीं किया है, और बुक में लिखा ही हुआ है कि लंदन की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ी, बस आप उसको समझ लेना। बहुत ही तीव्र गति से लंदन की आबादी बढ़ी, बस ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग तेज़ी से शहरों की ओर बढ़े। क्योंकि देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मजबूरी भी बनती है और एक एडवांटेज भी होती है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी देता है और एक कारण भी होता है कि आप कोई और ऑप्शन आपके पास बचता नहीं। ब्रिटेन में ऐसी परिस्थितियाँ हुई, वहाँ पर पिछले कुछ समय से, जिस समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके कुछ समय पहले से ही जो कंट्री साइड एरियाज़ थे, दो विलेजेस थे, वहाँ पर लैंड जो है वो कंसोलिडेट कर दिए गए थे और बड़े लैंड ओनर्स को लैंड दे दिए गए थे। इससे जो कॉमन लैंड थे वो ख़त्म हो गए, और उन कॉमन लैंड का यूज़ बड़े स्तर पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर करता था। वो पशुओं को चराने के लिए उसका उपयोग करता था एज अ ग्रेजिंग ग्राउंड। वो वहाँ पर फायरवुड और फ्यूलवुड चुनने का, बुनने का काम करता था। इस तरह के पौधे लगाए जाते थे। वहाँ से मिलने वाला शहद, फल, लकड़ियाँ, फूल और बहुत सी दूसरी औषधियाँ उनके जीवन में बड़ी भूमिका निभाया करते थे। जबकि उनकी आमदनी खेती बाड़ी से उतनी नहीं भी होती थी, फिर भी वो जीवन यापन कर पाते थे, ये उनको लाभ होता था। लेकिन तेज़ी से इन कॉमन ग्राउंड्स का खात्मा होना, छोटे किसान ख़त्म होना, ज़मीनें बड़े किसानों के पास आना, ये इसलिए ताकि बड़े स्तर पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकें। ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन लाना ज़रूरी होता है अगर आप तेज़ी से उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही ये हो जाती है कि उसे एक कंसोलिडेटेड एंड कंटिन्यूअस लार्ज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मिलता रहे। इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसने आगे जो एजेंट रखे हैं चीज़ों को प्रोक्योर करने के लिए, उन एजेंट्स को कई सारे छोटे छोटे किसानों से डील ना करनी पड़े। कुछ बड़े किसान अगर छोटे किसानों को बदल दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बड़े बड़े खेतों में मैकेनाइजेशन होना आसान है, आप मशीन का प्रयोग करके मास स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। बड़े बड़े खेतों में लैंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी हो पाएगी, क्योंकि बड़े किसानों के मुनाफे भी बड़े होंगे। वो इरिगेशन को बढ़ा सकते हैं, वो पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह से वो अच्छे फर्टिलाइज़र्स,
पेस्टिसाइड्स और लैंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, वो मैकेनाइजेशन कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन ग्रामीण स्तर पर आए थे और इनकी वजह से तेज़ी से एक बड़ा वर्ग जिनके कॉमन ग्राउंड, जिन्हें हम शामलाट ज़मीनें या फिर हम कह सकते हैं ना कम्युनिटी लैंड्स, वो सब जब चली गई तो वो बड़ा वर्ग वहाँ पर बेरोज़गार हुआ। वो वर्ग जब बेरोज़गार हुआ तो धीरे धीरे वो लोग कहीं और बढ़े जहाँ पर नया रोज़गार था, और वो शहर थे, शहरों के उद्योग धंधे थे। तो अच्छी खासी कंट्री साइड एरिया में लेबर फ्री हुई, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ को एज अ लेबर मिल गए और उसी लेबर के दम पर इंडस्ट्री चल भी पाई। अगर इंडस्ट्री को लेबर पूल अवेलेबल ना मिलता तो इंडस्ट्री कैसे चल पाती। तो इंडस्ट्री की प्री कंडीशंस यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लार्ज स्केल ऑफ रॉ मटेरियल था, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लेबर था। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पूरी हुई क्योंकि कंट्री साइड एरिया में, विलेज एरिया में कुछ परिवर्तन आए। इसका कारण एक यह भी था कि वहाँ पर भी लोकल आर्टिजन्स हुआ करते थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी। हुआ ये करता था कि जब कई तरह के किसान वहाँ पर ख़त्म हुए, वो किसान जब ख़त्म हो गए, उन्हीं किसानों के घर के परिवार के लोग आर्टिजनल वर्क भी किया करते थे। आमदनी जब सिर्फ आर्टिजनल जॉब से फुलफ़िल नहीं हो रही थी और दूसरी तरफ जो एजेंट थे वो इनसे सामान ले जाया करते थे, इनके द्वारा डेवलप किया हुआ आर्ट वर्क या जो क्राफ्ट है, और उन्हें छोटे छोटे टाउन्स में, शहरों में बेचा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब शहरों में बड़े उद्योग लगने लगे, ग्रामीण स्तर पर, बड़े स्तर पर लोग बेरोज़गार होने लगे, कुछ ऐसे रिलेशनशिप बने इस बेरोज़गारी के, नए उद्योग धंधों के आने के, एजेंट के लिए नए मुनाफे बनने के साधन, जिसके तहत उसका भी ध्यान आकर्षित इन बड़े उद्योगों के प्रति हुआ और उसने कोशिश ये की कि इन बड़े उद्योगों को फीड करने के लिए जो सेमी प्रोसेस्ड या सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो इन सेपरेट कॉटेज इंडस्ट्री बेस्ड इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे आर्टिजन्स को मैं कलेक्टिव फॉर्म में ले आऊँ तो ज़्यादा बेहतर रॉ मटेरियल अवेल कर पाऊँगा। तो उसने उनको फंड्स दे करके, फाइनेंसेस, लोन्स दे करके आपस में जोड़ दिया और प्रयास किया कि ये भी कंसोलिडेटेड हो जाएं और इस तरह के सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें जो कि शहरों की इंडस्ट्रियों को ज़रूरत है। तो ग्रामीण स्तर पर एक ये परिवर्तन भी आया। इस तरह के परिवर्तन ग्रामीण स्तर पर आए, लोग बड़े स्तर पर ग्राम से शहरों की ओर बढ़े, मशीन ने मैनुअल लेबर को रिप्लेस किया, ये चेंजेस आए हैं। नए नए शहरों का विकास हुआ और एक समय ऐसा था कि जब शहरों की 90% वेस्ट वर्ल्ड की 90% जनसंख्या शहरों में रहना शुरू हो गई, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से, बेटर सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हाउसिंग जैसे कि अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इन सब कारणों से लोग उस ओर गए। शहर प्रॉमिसिंग हुए, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफ़र करते थे, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड भी ऑफ़र करते थे, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी ऑफ़र करते थे। तो शहर एक तरह के ग्रोथ इंजन हो गए। ये एक कहानी बनती है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी ही परिस्थितियां भारत में भी बनी होंगी, लेकिन भारत में कहानी ऐसी नहीं बनी, इसके विपरीत बनी, और वो भी हमने एक स्तर पर चर्चा की थी। इंडिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसके साथ अर्बनाइजेशन हुआ, ऐसे प्रमाण उस रूप में नहीं मिलते जैसे वेस्ट वर्ल्ड की फॉर्म में मिलते हैं। उसके भी कारण रहे होंगे, वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो भारत में जब इंडस्ट्री हुई, तो यहाँ पर आप एक वर्ड गलत यूज़ कर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। एक्चुअली जो पावर है वो तो ब्रिटिश ही है और उनके द्वारा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और वो ब्रिटेन में हुआ है, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक जो नेचुरल आउटकम है अर्बनाइजेशन की फॉर्म में, वो ब्रिटेन को मिला है। लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक सेकेंड इफेक्ट है वो इंडिया को मिला है, और वो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट जो इंडिया को मिला है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भारत में एक चीज़ पैदा कर दी, होना चाहिए था अर्बनाइजेशन, लेकिन हुआ नहीं। आप ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूरल एरियाज़ की तरफ बढ़े, रूरलाइजेशन को जन्म दे दिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया ने रूरलाइजेशन को जन्म दिया जो कि वेस्ट में नहीं था।
आप देख सकते हैं कि कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश इंडस्ट्री कॉलोनियल इंटरेस्ट से गवर्नड है, कैपिटलिज्म के इंटरेस्ट से गवर्नड है, और सेम इंडस्ट्री के द्वारा वेस्ट में इम्पैक्ट कुछ और क्रिएट किया गया और इंडिया में इम्पैक्ट कुछ और क्रिएट किया गया। यही इम्पैक्ट बेस बना है इंडिया में एक डिफरेंट मैनर का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विकसित करने में, और यही है स्ट्रक्चरल चेंजेस जिनको हम समझ रहे हैं। इसके भी कई कारण रहे होंगे। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जब ब्रिटिशर्स भारत आते हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर जो पहले से रह रहे रूलर हैं, स्मॉल चीफ हैं, प्रिंसिपैलिटीज़ के लीडर्स हैं और जो रीजनल किंगडम्स हैं उनको समाप्त किया गया, वो ख़त्म हो गए। तो जो इम्पीरियल कोर्ट्स हुआ करते थे या फिर जो किंगडम से जुड़े कोर्ट्स थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। इनके रेवेन्यू के सोर्स ख़त्म हो गए, इनकी होल्ड ख़त्म हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अर्निंग ख़त्म हो गई, तो ये ख़त्म हो गए। ये एक अच्छे खासे लार्ज स्केल बायर हुआ करते थे और ये बाय करते थे जो भारत में कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया जाता था, यानी कि जो मैनुअल लेबर की मदद से डेवलप किया जाता था वैसा प्रोडक्ट। इसमें काफ़ी चीज़ें फेमस हुआ करती थी, जैसे कि दक्का का मुस्लिन बहुत फेमस था, जैसे कि सेंट्रल इंडिया में ख़ास तौर पर गोलकोंडा, इन रीजन का चिंट बहुत फेमस होता था, जैसे कि कैलिकॉस, ये कहाँ का हुआ करता था, कैलीकट, ये साउथ का होता था, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया। तो ये कुछ कपड़ों की नस्लें हैं, जैसे कि मसलिन है, चिंत है, कैलिकॉस है। ये महत्वपूर्ण कपड़ों के प्रकार थे जो भारत से विदेशों की ओर बिका करते थे और ये मैनुअल वर्क के द्वारा डेवलप किए जाते थे, कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में विकसित होते थे। कारखाने भी हुआ करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अमूमन कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा विकसित होते थे और जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स थे ये उनके द्वारा विकसित किए जाते थे, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स। तो जो एक अच्छी खासी क्लास हुआ करती थी एरिस्टोक्रेट्स की, इम्पीरियल कोर्ट्स की अपनी डिमांड, उनसे जुड़े हुए अफसरशाही उनकी अपनी डिमांड। तो एरिस्टोक्रेट्स में सभी आ जाएंगे, जैसे कि कई तरह के मुगलिया अफसर हुआ करते थे, खुद अपने आप में मुगलिया दरबार हुआ करते थे, कई तरह के क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, उनके अफसरात हुआ करते थे। ये एरिस्टोक्रेट सेगमेंट हुआ करता था एक पूरा, ये अच्छी खासी डिमांड क्रिएट करता था इन प्रोडक्ट्स की। जब ये समाप्त हो गए तो ये डिमांड भी ख़त्म हो गई। एक बड़ा अंतर तो ये आ गया, ये डिमांड ख़त्म हो गई, अब ये इन चीज़ों को प्रोड्यूस किसके लिए करें। दूसरी बात यह है कि इन चीज़ों की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत वैल्यू थी, ये बहुत बिका करते थे, लेकिन उन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को तेज़ी से ब्रिटिश मशीन मेड इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट्स कैप्चर करते चले जा रहे थे। ये एक बड़ा कारण। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि इंडियन प्रोडक्ट को वेस्ट की मार्केट में, अफ्रीका में, एशिया की मार्केट में ब्रिटिश इंडस्ट्रियल मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ एक फेयर प्ले मिल जाता कॉम्पीट करने का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हुआ ये भी तो है साथ साथ कि जहाँ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बिक रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इंडियन प्रोडक्ट के साथ साथ, वहीं उस अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर पॉलिटिकल कंट्रोल भी ब्रिटिशर्स का ही है, क्योंकि कॉलोनियलिज्म भी साथ साथ चल रहा है। इसकी वजह से उनकी नीतियाँ ये हुआ करती थी कि जो भारतीय प्रोडक्ट भारत से निकल कर के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बिकने जाता था, तो भारत से निकलते ही अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वो जिस भी किसी मार्केट में एंटर करता था, एंट्री के टाइम उस पर बहुत हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, बहुत हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। और ऐसे में जो ब्रिटिश मशीन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, जब वो ब्रिटेन से निकलता था और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कहीं बिके या ब्रिटेन में ही पैदा होकर ब्रिटेन के ही बाज़ारों में जहाँ भी कहीं बिके, उस पर किसी तरह की कोई ड्यूटी नहीं होती थी, वो ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री हुआ करता था। ऐसे में वो भारतीय प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली सस्ता होता था,
इंडियन प्रोडक्ट यहाँ पर कॉस्टली हो गया। एक तो कारण उसका अंग्रेज़ों की इस तरह की पार्शियल वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी थी, इंडियन प्रोडक्ट कॉस्टली हुआ। और दूसरा कारण ये था कि वो मैनुअली डेवलप होता था, उसमें ज़्यादा समय लगता था, इसलिए उसमें वेस्टेज के चांसेस भी रहते थे। ये भी कारण था, महंगा था। और तीसरा कारण ये भी था कि एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरी चीज़ सेम ही कारीगर बना रहा है, ऑर्गेनिकली चीज़ बन रही है तो कुछ अंतर तो आएगा, मैनुअली बन रही है तो प्रोडक्ट में डिफरेंस आता था, लेकिन वहाँ पर मशीन में प्रोडक्ट बन रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट आप मिलियंस में पैदा कर सकते थे। वो थोक में बनता था, होलसेल में, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा बीच में ही निकल जाता था। वो थोक में रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते थे होलसेल रेट पर, होलसेल रेट में ही वो ट्रांसपोर्ट कराते थे। इंश्योरेंस कंपनियाँ उनकी खुद की थी जो उनके इंटरनेशनल ट्रैवल को इंश्योर करती थी, और विश्व भर की तमाम मंडियाँ उन्होंने कब्जा ली क्योंकि वो उन क्षेत्रों में जाके शासन करने लगे थे। इन सभी बड़े कारणों की वजह से वो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं ब्रिटेन के, वो भारतीय बाज़ारों में और विदेश के बाज़ारों में और ब्रिटेन के खुद के बाज़ारों में भारतीय प्रोडक्ट्स को बीट कर गए, ख़त्म कर गए। तो एक तरफ से यहाँ से इंडियन प्रोडक्ट बर्बाद हुआ, उसके भारत में जो बड़े बायर थे वो बर्बाद अंग्रेज़ों के द्वारा कर दिए गए, और सबसे बड़ी बात कि अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी गई कि भारतीय कारीगर कारीगरी कर भी ना पाए, क्योंकि उसे अपना परिवार भी पालना है, अपना जीवन यापन भी करना है। तो एक तरफ उनकी इनकम यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, जो उनके अर्निंग के सोर्सेज हैं, और दूसरी तरफ उनके जो एक्सपेंडिचर हैं वो बढ़ रहे थे, क्योंकि भारत में ब्रिटिशर का ही रूल होने की वजह से रेवेन्यू की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही थी। तो रेवेन्यू डिमांड जब एस्केलेट होगी, आपको वो भी देना है। दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसके अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्रिटिश इंडस्ट्री को कंटिन्यूअस रॉ मटेरियल सप्लाई मिलती रहे, उसके लिए इंडियन एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप्स इंड्यूस की गई, और इन कैश क्रॉप्स की वजह से बड़े स्तर पर जो लैंड है वो कंप्रोमाइज़ हुआ सीरियल क्रॉप्स के लिए। तो सीरियल क्रॉप्स की पैदावार घट गई, और ऐसे में मार्केट में एक स्कारसिटी हो गई सीरियल क्रॉप्स की, अनाज की कमी हो गई मार्केट में। इसकी वजह से अनाज महंगा हो गया, तो यानी कि इन्फ्लेशन हो गई, और इस इन्फ्लेटेड एटमॉस्फेयर में रेवेन्यू की मांग अधिक हो रही है अंग्रेज़ों के द्वारा, इनकम घट रही है उन कारीगरों की, इस कारण से खर्चे उनके बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, और इसके लिए जीवन यापन बड़ी चीज़ है, तो वो ना चाहते हुए भी गांव की ओर वापस आए, विलेजेस में आए। जो कोई आसपास के टाउन या फिर पॉलिटिकल सिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ में रहते भी थे, वो गाँव में वापस आए और ज़िंदगी बिताने के लिए पेट भर पाएँ, इसके लिए वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर में वापस आए। तो एक्चुअली में जो इंडियन इंडस्ट्री है वो डी इंडस्ट्रियलाइज हुई है। एक्चुअली में जो इंडियन आर्टिजन है वो फार्मर बना है वापस से, और जो इंडियन सिटीज़ हैं वो अबेंडन हो रही हैं, वो अपना चार्म लूज़ कर रही हैं, वो अपनी इम्पोर्टेंस लूज़ कर रही हैं। मछलीपट्टनम ख़त्म हो रहा है, सूरत ख़त्म हो रहा है, हुगली धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के वो क्षेत्र जो पहले बहुत महत्वपूर्ण थे, इन आर्टिजन्स के द्वारा, उन राज दरबारों के द्वारा, उन चीज़ों में होने वाले आदान प्रदान और व्यापार के द्वारा, जो कि अब अंग्रेज़ों के द्वारा आघात कर दिए गए हैं, वो सभी शहर, वो क्षेत्र ख़त्म हो जाएंगे। बड़े सेंटरों के रूप में मदुरई ख़त्म होगा, थंजावुर ख़त्म हो जाएगा, दक्का ख़त्म हो जाएगा, हुगली ख़त्म होगा, मछलीपट्टनम ख़त्म होगा, सूरत ख़त्म होगा, कैलीकट ख़त्म होगा, ये सब भी समाप्त हो जाएंगे। उन शहरों का पतन होना, उन कारीगरों का पतन होना, उन उद्योग धंधों का पतन होना, और तेज़ी से जनसंख्या गाँव की ओर बढ़ना, गाँव में लोगों की जनसंख्या की बढ़ोतरी होना, लोगों का खेती बाड़ी को व्यवसाय उद्योग के रूप में, कामकाज के रूप में, एम्प्लॉयमेंट के रूप में ज़्यादा अपनाना, लोगों का गांव की तरफ जाके ज़्यादा रहना, लोगों का ग्रामीण गतिविधि और खेतीबाड़ी से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ा देना, ये सब एक तरह का रूरलाइजेशन का प्रोसेस है। तो देखिए, वही उद्योग धंधा है, वही इंडस्ट्री है, उसने भारत को कितना अलग वे में प्रभावित किया।
इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत ही भिन्न रूप में प्रभावित किया अगर देखा जाए तो ऐसे में अब यहाँ पर बड़ी चीज़ ये है कि वही ब्रिटिश रूल है, उनके द्वारा डेवलप इंडस्ट्री इंडिया में उत्पीड़न का कारण बनी है, उत्पीड़न का कारण बनी है, यानी कि वो एट्रॉसिटीज़ बरपा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को, सप्रेशन हो रहा है। अभी 2019 की एक कॉन्फ्रेंस में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया था और उस बयान में वो बताते हैं कि एक बहुत ही रीज़नेबल सर्वे को मैं देख रहा था और उस सर्वे से पता चला कि जो उस समय में 190 ईयर्स में 190 वर्षों में अंग्रेज़ों ने जो भारत से वेल्थ को ड्रेन किया है, वो आज के मुकाबले अगर काउंट की जाए तो वो 45 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर बनती है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर भारत सरकार का ये संकल्प था 2019 में कि 2024 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनेगा। 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनेगा, ऐसा संकल्प कठिन है। और उस देश से उस ज़माने में 45 ट्रिलियन डॉलर की निकासी हो चुकी थी। कितना इकोनॉमिक ड्रेन रहा होगा। और अगर आज आप भारत में यह देखते हैं, क्या देखते हैं, वो दिखाते हैं, पहले दिखाते हैं फिर पूछेंगे कि क्या देखते हैं। पहले इतना समझ में आया? तो ये एक सच है जिसे हमें स्वीकार करना है। ओके, अब यहाँ से फिर कुछ चीज़ें होंगी। अब देखिए, एक प्लॉट ऑफ लैंड पे कितने के लोग रोज़गार ले लेंगे? जीवन बहुत बदतर है, भुखमरी बहुत है। तो आप नोटिस करिए हंगर का लेवल कितना है। तो क्या ऐसा ही हंगर हमेशा था भारत में? तो मैं ना भारत को कंसिडर करूं एक डिफरेंट केस कि भारत के इस हंगर का कारण था एक सिद्धांत, और वो था कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियल इंडिया अलग है, इंडिया अलग है। हम कॉलोनियलिज्म से अलग करके इंडिया को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जो हंगर है शायद इसकी भी कमी होगी। भारत के विषय में ये बातें थी कि भाई 2 वक्त का खाना यहाँ मिल ही जाता है, भुखमरी होगी पर उस तरह की नहीं थी जैसी थी। और इसके आगे भी वर्ड क्रॉनिक लगा है, तो क्रॉनिक हंगर है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एनर्मस डेट है, किसानों पर, उद्योग धंधों पर, लोगों पर एनर्मस डेट है। और ये कारण बन रहे हैं कि भाई लगातार फैमिन है। अंग्रेज़ों का ये इतिहास भारत में आने वाले कई भयावह दुर्भिक्षों से भरा पड़ा है। कई तरह के फैमिन हैं, आपने नोटिस किए होंगे। लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग मारे भी गए हैं इस समय के दौरान। उसका एक कारण बनता है वो एक कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट है, कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है। ओके, अब जब ऐसी परिस्थितियां हैं गांव के स्तर पर, लोग तेज़ी से बंधुआ मजदूर बन रहे हैं, बॉन्डेड लेबर हो रहे हैं, लोग तेज़ी से फोर्स्ड लेबर में जा रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं? समाज का एक वर्ग उत्पीड़न में है। आप उन्हें क्या बना रहे हैं? असहाय। आप उन्हें एक तरह का स्लेव बना रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अंग्रेज़ों ने इस कृत्य को कॉम्पनसेट करना चाहा। उन्होंने कॉम्पनसेट करना चाहा, तो कॉम्पनसेट करने के लिए 2 तरीके अपनाए। एक तरीका उनके द्वारा अपनाया गया कि उन्होंने लैंड टाइटल्स देने शुरू किए कि ठीक है, इसको हम सुधारेंगे, लोगों को लैंड टाइटल देते हैं, यानी कि ज़मीन का मालिक बनाते हैं। ज़मीन मालिक जब डिक्लेयर करेंगे तो ठीक है, जो कुछ नुकसान है उसकी पूर्ति होगी, ये लोग काम धंधे कर लेंगे। ऐसा माना, अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसा हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने इसको उभारना चाहा एजुकेशन के वाया। उनको लगा कि एजुकेशन देते हैं, चलिए ये भी ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन अंततः इन 2 चीज़ों ने भी भारत को और तबाह करने का प्रयास किया, क्योंकि उनके द्वारा जो लैंड टाइटल दिए गए, जो ज़मीनों पर मालिकाना हक दिया गया, क्योंकि ज़मीनें अंग्रेज़ी शासन के अधीन आ गई, क्योंकि अंग्रेज़ी शासन का भारत पर कब्जा हो गया। भारत की सभी ज़मीनों की मालिक कौन हो गया? अंग्रेज हो गए, द ब्रिटिश क्राउन। और आगे उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किसको ज़मीन का मालिकाना हक देते हैं। तो वो द मास्टर ऑफ मास्टर्स हो गए।
द सुप्रीम मास्टर, और इस तरह से उस सुप्रीम मास्टर ने कई लोकल मास्टर्स डेवलप कर दिए, दैट इज़ द ज़मींदार। और ये जो ज़मींदार है ये असल में तो किसान था नहीं, ज़मींदार तो असल में किसान था नहीं। ज़मींदार का काम यह हुआ करता था कि अमूमन ये वो लोग हुआ करते थे जिन्होंने कभी वो गांव बसाने में मदद की होती थी, गांव के शुरुआत में गांव इस्टेब्लिश करने में। इसके तहत हुआ ये करता था कि मुग़ल साम्राज्य के दौरान जो मुग़लों के अफसर हुआ करते थे वो जागीरदार होते थे, क्योंकि उनको सैलरी की जगह एक पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था कि आप जो भी कामकाज करेंगे उसके बदले में यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा आप करेंगे, और उसका एक हिस्सा आपके पास रहेगा, बाकी सेंट्रल ट्रेजरी में जमा करा दीजिएगा। तो ये आपका लैंड असाइनमेंट है, दिस पीस ऑफ लैंड इज़ योर सोर्स ऑफ अर्निंग एंड इट इज़ ऑल्सो द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यू, सो इट इज़ योर असाइनमेंट। ऐसे में वो जागीरदार हो जाता था, वो जगह जागीर कहलाती थी। लेकिन ये जागीरदार आम जनमानस को जानता नहीं था, उनके बीच में रहता नहीं था, उनकी भाषा, उनके कल्चर, कस्टम, मैनर को समझता नहीं था। तो ज़रूरत ये होती थी कि इसे भी जिसका लोकल होल्ड है उस बंदे की आवश्यकता होती थी। वो शुरू से ज़मींदार हुआ करता था, तो ज़मींदार को ये इन्वॉल्व कर लिया करते थे कि भाई ज़मींदार आप पर जिम्मेदारी है कि आप कर एकत्रित कर दीजिएगा हमें सारे गांव में से, इसके लिए जो रेवेन्यू आप कलेक्ट करेंगे हमें देंगे, उसमें से कुछ हिस्सा आपका होगा, एक तो शेयर मिलेगा आपको, और प्लस कुछ लैंड आपको ऐसा रखने को मिलेगा जो कि रेवेन्यू फ्री होगा, आपको एग्जम्पशन भी दे देंगे और प्लस आपको कलेक्टेड रेवेन्यू में शेयर भी दे देंगे। ये था ज़मींदार। खेती तो किसान कर रहा था, जो खेती कर रहा था वो किसान था, एक्चुअल टिलर ऑफ द लैंड वो था। और मुग़लों के समय में रेवेन्यू अकाउंट करने के लिए मेन फार्मर उसी को माना गया है, वही फार्मर है, द ऑनर ऑफ द लैंड वही है, ज़मींदार नहीं है। अंग्रेज़ों के नए आने के बाद वो किया जो ऑर्गेनिकली ब्रिटेन में ऑर्गेनिकली हुआ था, वहाँ पर ये हुआ था कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड एग्जिस्टेंस में आ गए थे और उसी वजह से इंडस्ट्री सपोर्ट हुई। इन्होंने यहाँ पर ये देखा कि भाई ये टंटेबाजी नहीं चलेगी, अपन इतने छोटे छोटे किसानों से डील नहीं कर सकते हैं, हमें बड़े स्तर पर रेवेन्यू चाहिए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि बहुत बड़े बड़े पैच ऑफ लैंड किसी एक ही व्यक्ति के पास हों, वो आगे इन किसानों को मैनेज कर ले, और वो ज़मींदार ही लग रहा है हमें, ज़मींदार हो सकता है। तो द प्रोप्राइटरशिप ऑफ द लैंड मस्ट गो विद द ज़मींदार, तो वो मालिक हो जाए। जो मालिक नहीं था ऐतिहासिक रूप में उसे रातों रात मालिक बना दिया, वो ज़मीन का मालिक हो गया। उसके ऊपर बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ रेवेन्यू फ़िक्स कर दिया कि तुमको इस ज़मीन से इतना रेवेन्यू हमें देना, जो कि बहुत ज़्यादा था, और उसकी मर्ज़ी पर छोड़ दिए सारे किसान जो कि पहले ज़मीन के कभी मालिक थे। और उसने फिर किसानों को नोचा ही है। ज़मींदार मतलब कहने को अंग्रेज़ अपने क्रॉनिकल्स में, अपनी किताबों में और ऑक्सफोर्ड स्कूल के लिटरेचर में ये दर्शाते हैं कि हमने आपका विकास करने के लिए आपके यहाँ पर जो सिद्धांत नहीं था लैंड टाइटल्स का, वो सिद्धांत स्थापित किया, लैंड टाइटल इशू किए ज़मींदार को, और ज़मींदार ने आपका एक्सप्लॉयटेशन किया है, आप ही के लोगों ने। बिल्कुल सत्य नहीं है, ज़मींदार ने एक्सप्लॉयटेशन किया क्योंकि ग्राउंड ऐसी बनाई गई। आपने इतना रेवेन्यू चार्ज कर लिया ज़मींदार से, उसने आगे से निचोड़ा। दूसरा, आप ज़मींदार की भी लैंड लेकर के उसका भी ऑक्शन कर देते थे जब वो लैंड रेवेन्यू पे करने में असफल होता था, और वो ऑक्शनड लैंड कई बार हुआ यही है कि ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने ही ले लिया है और शाहूकारों ने ले लिया, मनी लेंडर ने ले लिया। और तीसरी बात यह है कि आपने ज़मींदार पर कोई लिमिट नहीं लगाई कि वो किसानों से कितना रेवेन्यू ले सकता है, उसने मनमाफिक रेवेन्यू लिया किसानों से, तो किसान त्रस्त हुआ है। ऐसे में एक तरह से लिचन का काम किया है, पैरासाइट जिसे कहते हैं, तो पैरासाइटिक वर्क किया है इन ज़मींदारों ने। तो निचोड़ा, दिया कुछ नहीं अंग्रेज़ों ने, देने के नाम पे जो दिया उल्टा उसने भी निचोड़ा। इसने मदद अंग्रेज़ों की ही की थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि एक लॉयल ग्रुप हम अपनी सपोर्ट में खड़ा कर देंगे, जिनको जब हम देंगे संपत्ति का अधिकार तो वो कभी भी हमारे विरुद्ध जाने के प्रयास नहीं करेंगे, और ऑलवेज़ उनको ये पता रहेगा कि ये ब्रिटिशर्स आए हैं तो हमें प्रॉपर्टी राइट मिला है और यही हमारे माई बाप हैं। तो जब भी कभी विरोध या विद्रोह का बिगुल फूंकेगा, ये बीच में खड़े हो जाएंगे हमारे और भारतीय जनता के बीच में। तो ये इनका पर्पज़ था, अपनी सपोर्ट में एक बुलवर्क क्रिएट करना। तो अंग्रेज़ों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर से एक तीर से कई निशाने लगाने का काम किया था। इस समय में बेहतर रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा, एक ही आदमी से कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़मींदार ही मैनेज कर लेगा।